हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हमारे विज्ञान का लेक्चर नंबर 2, इसे कह सकते हैं दूसरा लेक्चर आपका आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ पहले लेक्चर में आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं सेकेंड लेक्चर। ठीक है, जितने ये मैं आपको क्लासेस में दे रहा हूँ, ठीक है, सारे क्लासेस को आप रिवाइज करते रहिएगा, इससे बाहर आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। आइए, पूछा गया है कि माँ का जो दूध होता है नवजात शिशु को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इनमें निम्नलिखित पोषक तत्वों की कमी होती है। जो माँ का दूध होता है उसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा, ठीक है, आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, ठीक है, आपको फैट भी मिल जाएगा, आपको विटामिन भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये सब तो किनारे रखो। लेकिन इनमें से ऐसा क्या है जो आपको, कौन सा ऐसा तत्व है मतलब वो नहीं मिलेगा? जैसे कैल्शियम हो या पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, इनमें से कौन सा है जो नहीं मिलता? ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली जो नवजात जो शिशु होते हैं, अगर बच्चों की हम बात करें तो उनको बेसिकली आयरन का जो ज़रूरत पड़ती है वो लगभग मतलब 5 से 6 महीने के बाद उसको आयरन की ज़रूरत पड़ने लगती है ग्रोथ के लिए। लेकिन अब देखो कितना सब सिस्टमेटिक बना हुआ है कि माँ के दूध में आयरन नहीं होता है और इसकी वजह से बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही जब होगी वो 5 से 6 महीने बाद उसकी होगी। और आपको पता है कि ये एक जो हमारे प्रकृति द्वारा दिया गया ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि आयरन जो है वो नहीं होता है। और आयरन की ज़रूरत भी हमारे जो नवजात शिशुओं में होती है वो 5-6 महीने के बाद इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि जो, अगर हम बात करें कि आयरन और विटामिन सी, ये पूछा जाता है आयरन और विटामिन सी, ये दोनों जो चीज़ें होती हैं ये आपके मिल्क में पाई भी नहीं जाती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, आयरन और विटामिन सी ये मिल्क में नहीं पाई जाती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कि जो ये विटामिन सी है ये आपके एनिमल प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, ये आपके एनिमल प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ओनली किस में मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट में मिलता है। ठीक है, आइए विटामिन सी की अगर हम बात करें, इसे हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, खट्टे फलों में बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कैल्शियम की बात करते हैं, अगर कैल्शियम की बात करें, अगर बेसिकली विटामिन डी से संबंधित हम बात करें तो सनशाइन विटामिन बोला जाता है। ठीक है, कैल्शियम एक जगह मैंने आपको याद होगा लास्ट लेक्चर हमने पढ़ाया था, ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जिसे Ca2+ हम कहते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे आप याद रखिएगा, एक आपके शरीर में हार्मोन होता है, ठीक है, कैल्सीटोनिन, ठीक है, वो भी भाई कैल्शियम को बैलेंस करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपको याद होगा क्लोरोफिल में मैंने इसको आपको बताया था कि क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। और यही क्या करता है, फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। और आपका क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के अंदर आपको पाया जाएगा क्या, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका करवाएगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पोटेशियम आपको पता है भाई, सोडियम पोटेशियम पंप देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि पोटेशियम की आपके शरीर में कमी हो जाती है तो वोमिटिंग होने होने लगती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, और इसीलिए केला खाते हैं लोग। ठीक है, केले में पोटेशियम की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा ये भी सुनने में आया होगा कि पोटेशियम की कमी हो जाती है तो जो घाव हैं, जैसे टाँके लगते हैं ऑपरेशन के बाद, तो वो भरते नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि सोडियम पोटेशियम की कमी देखने को मिलती है। तो ये सब छोटी चीज़ें हैं जो आपके पेपर में बेसिकली आएंगी नहीं, लेकिन अगर आ गई तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा अब इधर आओ, सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण
किस प्रतिक्रिया का कारण बनती है जिससे निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। होता क्या है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, यूवी रेज आती है और इसी O2 को क्या करती है, पहले तोड़ती है। ऑक्सीजन को क्या करेगी, तोड़ देगी। ठीक है, तो अब क्या होता है, तोड़ने के बाद हमारे पास क्या बचता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन बेसिकली बचता है। ठीक है, O2 का क्या किया, इसने तोड़ दिया। अब क्या करेगा, ये O जो है किसके साथ जाके जुड़ेगा, O2 प्लस ये आपके जाके जुड़ेगा और क्या बनाएगा, आपके O3 का निर्माण कर देगा, मतलब जिसे ओजोन कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पेपर पूछ दे कि भैया ये किस तरह का मॉलिक्यूल है, तो आप कहोगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जैसे डाई एटॉमिक में 2 होता है, जैसे N2 2 हो गया, ट्राई एटॉमिक में 3 हो गया, तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, पहले ये याद रख लीजिए, पूछा जाता है क्वेश्चन। अब अगर ओजोन की बात करें तो ओजोन लेयर का बारे में आपने सुना होगा, ये करता क्या है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमारे क्या करते हैं, पृथ्वी पे यूवी रेज आने से रोकता है। यूवी रेज क्यों नुकसानदायक है ये भी जान लो। यूवी रेज करता क्या है कि जैसे देखा होगा, बहुत जो लोग गोरे होते हैं, खासकर गोरे लोगों के लिए ज़्यादा हानिकारक है। गोरे लोगों को जो स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कैंसर खतरा तो मान लो स्किन कैंसर सब में होता है, लेकिन गोरे लोगों में ज़्यादा ये खतरा बढ़ जाता है क्योंकि उनके अंदर मेलानिन की मात्रा कम होती है, इस वजह से वो गोरे होते हैं और स्किन कैंसर का खतरा उनके अंदर बढ़ जाता है यूवी रेस के कारण। इसीलिए सुना होगा कि आप क्या है कि भैया कहते हैं ना, ओजोन में छेद हो गया और क्या हुआ, यूवी रेस आ रही है और नुकसान कर रही है। तो बेसिकली छेद का मतलब ये होता है, कहते हैं छेद हो गया, लेकिन वो लेयर पतली हो जाती है। ठीक है, तो अब जो है, अच्छा ये ओजोन लेयर आपको देखने को कहाँ मिलता है, तो आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है और ये जो रिएक्शन देखने को मिलता है ये भी आपके स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपका यही वो जगह है जहाँ पे हवाई जहाज भी आप उड़ाते हैं। ठीक है, आप नहीं उड़ाते हैं, मतलब जो आपके पायलट हैं वो उड़ाते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये 2 चीजें आप याद रखिएगा कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर। अब इसकी मोटाई, जैसे मैंने बोला मोटाई छोटी हो गई, मोटाई किससे मापते हैं, तो आप याद रखिएगा जो इसकी मोटाई होती है ये कहते हैं डॉबसन, डॉबसन यूनिट होती है, उससे मापते हैं। अगर हम इसमें एक और बात बोले, ओजोन कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप ओजोन से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आइए, ठीक है, कोई दिक्कत, आइए। अच्छा, ये SO2 जो देख रहे हो, SO2 और साथ ही साथ अगर यहाँ पे मैं NO2 भी लिख दूं, तब ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपकी जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो चिमनियाँ होती हैं, ठीक है, इनसे ये आपको निकलता है और यही जब आपके वाटर मॉलिक्यूल्स से मॉइस्चर के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, यही आपके बनाता है एसिड रेन, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, आइए। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, ये भैया साइलेंट किलिंग गैस है, साइलेंट किलिंग गैस। ठीक है, ये क्या करेगा, धीरे से आप ऐसे जैसे कमरे में देखते हैं ना, कहते हैं कि अंगीठी जलाकर मत सो। ठीक है, क्यों, कमरे का ऑक्सीजन खत्म कर देगा और आपके क्या करेगा, CO बनाएगा और CO ऐसी गैस होती है जो आप सोते सोते धीरे से कहानी खत्म हो जाएगी आपके। ठीक है, दम घोटू गैस भी आप कह लो इसको। आइए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एंजाइमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, दे आर बायोकैटलिस्ट, दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन द साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। अब आपको बताना है इसमें दिया क्या गया है कि ये एक जैव उत्प्रेरक है, दे आर बायोकैटलिस्ट, ये एक जैव उत्प्रेरक है, पहला। दूसरा, ये उसी जगह पे कार्य करते हैं जहां से ये प्रोड्यूस होते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, अच्छा चलिए मैं एक चीज आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए, अब इसके देखिए, पहला तो आपका सही है। ठीक है, एंजाइम क्या करता है, बायोकैटलिस्ट की तरह काम करता है, मतलब आपके शरीर में जो रिएक्शन है उनको प्रॉपर परफॉर्म करने का काम करता है। बिना एंजाइम के आपके खाना भी पचने में लग जाएगा, कितना समय लग जाए नहीं पता। कैसे भाई, खाना खा रहे हो, एंजाइम निकल रहा है, पच रहा है, तभी तो खाना पच रहा है। अब मान लो ये ना निकले तो आपका कैसे काम नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बोलूँ कि जैसे
बाइल जूस को ले लीजिए, मान लीजिए आपको लीवर है, लीवर मान लीजिए कोई हार्मोन निकाल रहा है, ठीक है भाई, एंजाइम की बात करते हैं, चलो अच्छा एंजाइम की ही बात करते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारा दिमाग है, ठीक है, हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग कोई ना कोई हार्मोन निकाल रहा होगा, जैसे मान लो हमारे दिमाग को जैसे हम ले ले अगर कि आपका सब पिट्यूटरी ग्लैंड ले लें, ठीक है, हम कह रहे हैं कि चलो उससे निकाल रहा है कोई हार्मोन, एक ले लो ऑक्सीटोसिन ले लो, चलो ऑक्सीटोसिन क्या है कि निकल कहाँ से रहा है, हमारे दिमाग के साइड से निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी से निकल रहा है। अब वो कहाँ पे वर्क कर रहा है कि जब डिलीवरी होती है उसमें जो पेन होता है लेबर पेन, तो वो कौन कर रहा है, वो तो ऑक्सीटोसिन ही हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भैया दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन द साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, तो ये लाइन गलत है, ये लाइन सीधे सीधे गलत है कि वो उसी जगह कार्य नहीं करता है, ठीक है। अब पता चला कि जैसे मान लो कि हमारा यहाँ पे एक आपने सुना होगा ग्लैंड है यहाँ पे, ठीक है, कौन सी, पैराथायराइड, ठीक है, या छोड़ो ऐसे समझो, मान लो ये आपका चेहरा है, ऐसे समझो, ठीक है, यहाँ पे मान लो आपका बटरफ्लाई ग्लैंड है, थायराइड है, इसके अंदर पैराथायराइड है, थोड़ा सा नीचे आओ, ठीक है, गर्दन की बात छोड़ो, गर्दन की बात छोड़ो, तुम यहाँ आ जाओ, सीने पे आ जाओ, ठीक है, सीने पे तुम्हारा थाइमस ग्लैंड मान लो, ठीक है, सीने पे क्या हुआ, आपके थाइमस ग्लैंड है, ये निकाला थाइमोसिन, और आपको पता है थाइमस ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो आपके जब तक आप बड़े नहीं हो जाते तब तक यही आपके डब्ल्यूबीसी का कार्य करता है, ठीक है, यही आपके डब्ल्यूबीसी का कार्य करेगा, सेक्सुअली करेक्टर डेवलप करने का कार्य करता है, तो कौन कर रहा है, आपके थाइमस कर रहा है, लेकिन मौजूद कहाँ पे है, आपके चेस्ट कैविटी में मौजूद है, और रिलीज कहाँ से कर रहा है, यहीं से कर रहा है, ठीक है, लेकिन सेक्सुअल करेक्टर बनाने में मदद कर रहा है, तो ये वाला हम गलत कह सकते हैं। तो पूछा गया ना कौन सा करेक्ट है, तो ओनली वन इसका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी एंजाइम की बात करेगी तो एंजाइम कौन रिलीज करता है, देखो हमेशा याद रखना, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं वो हमेशा एंजाइम रिलीज करती हैं। अब कहोगे सर एंजाइम रिलीज करती हैं, और यहीं पे गलत हो जाएगा, फंस जाओगे, ठीक है, ये याद हमेशा रखना, ये हमेशा क्या रिलीज करेंगी, हार्मोन रिलीज करेंगी, क्या रिलीज करेंगी, ये हमेशा के हमेशा हार्मोन रिलीज करेंगी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, अगर मान लो हम बोले एक्सोक्राइन जो बहिर्स्रावी होती हैं, जो बहिर्स्रावी होती हैं, ये हमेशा जूस और एंजाइम रिलीज करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे लोग फंस जाते हैं, यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं कि एंडोक्राइन हार्मोन, एक्सोक्राइन जूस या एंजाइम, ठीक है। अब अगर मैं आपको मान लो यहाँ तो मैंने आपको बताया कि भैया थाइमोसिन हार्मोन का एक उदाहरण दे दिया, अब अगर चलो एंजाइम का एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लो आपका लीवर, ठीक है, लीवर आपका क्या कर रहा है, लीवर मान लो आपके निकाला बाइल जूस निकाला, निकल तो लीवर में रहा है, ठीक है, बाइल जूस रिलीज होके एक्स्ट्रा जाके आपके कहाँ जा रहा है, पित्त की थैली में, लेकिन वो वहां से भी तो निकल के आपके भोजन को पचाने में मदद कर रहा है, फैट को तो आपके क्या कर रहा है, फैट को तो आपके कहते हैं इमल्सीफाई करने में काम कर रहा है, तोड़ने में काम कर रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ वो जिस साइट पे है उसी साइट पे कार्य करता है। तो चाहे आपका हार्मोन ले लीजिए चाहे आप एंजाइम ले लीजिए, दोनों में आपको ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, चाहे हार्मोन का केस देख ले चाहे आपको एंजाइम का केस दे दे, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये हार्मोन और बहिर्स्रावी ग्रंथि जूस या एंजाइम, इसको जब मैं थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा ना, थ्योरी में आपको ये कवर करा दूंगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आइए समझते हैं ऑप्शन को। आयोडीन बेसिकली ग्वाइटर के इलाज में किया जाता है, घेंगा जिसे कहते हैं, ठीक है, घेंगा, घेंगा भी कह लो या इसको गंडमाला कह लो, ठीक है, ये इसके इतने नाम है, गंडमाला, घेंगा, ग्वाइटर, ठीक है। ये बैलेंस, ये जब आपके शरीर में, ठीक है, जैसे थायराइड ग्लैंड है, थायरॉक्सिन हार्मोन का जब भी इम्बैलेंस होगा तो आपको दिक्कत क्या आएगी, ग्वाइटर आने लगेगी, ठीक है, आयोडीन की कमी कहते हैं लोग। सोडियम, ब्लड फ्लो में कोई भी दिक्कत आएगी, ब्लड फ्लो में कोई भी इशू अगर आता है तो वो सोडियम 24 से जो हमारा सोडियम होता है उससे पता कर लेते हैं कि ब्लड में रुकावट कहाँ है। वहीं
कोबाल्ट 60 ये बेसिकली क्या होता है, ट्यूमर कह लो इसको या कैंसर कह लो, इनके इलाज में इसका यूज किया जाता है कोबाल्ट 60 का। लेकिन आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया है, कहा गया ब्लड कैंसर, यहां देखे होंगे रक्त कैंसर दिया गया है जिसमें हम फास्फोरस 32 का यूज करते हैं, और रक्त कैंसर का ही नाम है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया, अब ल्यूकीमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर कब होता है, जब WBC की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो वही होगा आपका ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहीं से और बन सकता है कि जब WBC की कमी होती है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं लाइकोपीनिया। लाइकोपीनिया, अब जब से देखो WBC की जब कमी हो जाएगी तो क्या होगा, तरह तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपका जो कहते हैं ना प्रोटेक्शन क्षमता जिसे कहते हैं वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो भैया कुछ भी पता है, हल्का बाहर निकले जुकाम हो गया, तो ये होता है लाइकोपीनिया के केस में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में उपयोग की जाने वाली घटना। अब देखो कुछ उदाहरण बताएंगे, हो सकता है समझ में आए। फूटा हुआ कांच, ठीक है, फूटा हुआ या इसको टूटा हुआ कह लो, इसका टूटा की, फूटा की जगह टूटा ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर हिंदी का संशोधन करिए तो टूटा हुआ कांच, ठीक है, इसमें यही यूज होता है। रेगिस्तान में, ठीक है, रेगिस्तान में पानी का दिखना, रेगिस्तान में पानी का दिखना, ठीक है, ये भी इसी का है, इसीलिए इसको कहते हैं माइरेज कहते हैं, इसे कहते हैं माइरेज कहते हैं। ठीक है, तो आप ये जितने भी टर्म्स देख रहे हैं ये क्या है, ये सब आपके ऑप्टिकल फाइबर, जैसे आपने देखा होगा घर में जियो फाइबर लगवा रहे हो, आपके एयरटेल एक्सट्रीम लगवा रहे हो, ये सारी चीजें क्या है, ये सब आपके ऑप्टिकल फाइबर को, तो इससे डाटा लॉस नहीं होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि केबल जो होती हैं वो आपके डाटा ऐसे क्या होता है बिना 0% लॉस के आगे बढ़ जाता है। ठीक है, 0% नहीं कह सकते क्योंकि 0% हो जाएगा तो आइडियल में चला जाएगा, लेकिन मतलब मिनिमम कह सकते हो डाटा लॉस के माध्यम से सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। स्कैटरिंग भाई आपको पता है, बिखराव कह सकते हो आप। ठीक है, इसको कह सकते हो अपने भाषा में बिखराव कह सकते हो। ठीक, अच्छा स्कैटरिंग का अगर मैं आपको एक उदाहरण बताऊं तो अच्छा आप मुझे कमेंट करके बताना उदाहरण। ठीक है, बाकी तो मैं आगे बता रहा हूं, मुझे इसका एक उदाहरण बताना कि सर स्कैटरिंग का उदाहरण क्या हो सकता है। बाकी डाइफ्रैक्शन, आपने देखा होगा एक पतले होल से एक लाइट निकालो तो जो आगे वो बिखराव करती है वो होता है डाइफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन की बात अगर करते हैं, रिफ्रैक्शन क्या होता है बेसिकली, ठीक है, जैसे इसका बेसिकली आपके दो लॉ बड़े फेमस हैं। ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर, ये आपने ये दो लॉ मतलब साइन आई बराबर साइन आर करके। ठीक है, या इससे कह सकते हो स्नेल्स लॉ कह लो। ठीक है, स्नेल्स लॉ इसका बड़ा फेमस है, पूछा जाता है स्नेल्स लॉ किससे संबंधित है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा रिफ्रैक्शन। आपको देखिए कुछ जगह पे दिक्कतें आ रही होंगी क्योंकि जब तक आप इसकी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे थोड़ा सा हो सकता है इसमें आपको दिक्कत हो। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो बता रहा हूँ वो दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे स्नेल्स लॉ बैठा लीजिए, रिफ्रैक्शन से संबंधित है। ठीक है, ये हमेशा बैठा लीजिएगा, रिफ्रैक्शन से संबंधित है। ठीक है, रिफ्रैक्शन का बेसिक उदाहरण देख लो, भरी हुई मग में या बाल्टी में तुम सिक्का डालो, सिक्का थोड़ी देर बाद तुम्हें ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन का उदाहरण है। मतलब जहां पे एक मीडियम दूसरे मीडियम ये चेंज हो रहा है, जैसे मान लो ये एयर है और यहाँ पे क्या है वाटर है, तो अगर नॉर्मल हम ले एयर से कभी भी वाटर में अगर कोई रेज आएगी तो वो दब जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये आपका मीडियम इसमें ये है कि भैया लाइट हमेशा आपके टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी। क्यों, क्योंकि सर ये है रेयरर माध्यम। ठीक है, और ये क्या है, ये है सर आपके डेंसर माध्यम, इसीलिए डेंसर में क्या आपके पास आ जाएगी, रेयरर में क्या होता है। अब ये उल्टा कर दे, अगर वाटर से एयर में चल जाए तो लाइट आपकी दूर भाग जाएगी। ठीक है, ये थ्योरी में आपको मैं कराऊंगा, बाकी यहाँ तक के लिए समझिए ये सारे इसके उदाहरण, और कमेंट करके जरूर बताइएगा स्कैटरिंग का एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए, रोगाणु के भीतर क्षार अनुक्रम, बेसिकली इसको देख लो, चेंज इन द, अंग्रेजी देख लो, चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जर्म इज कॉल्ड,
इंग्लिश समझना इसमें ज़्यादा आसान आपके लिए होगा कि चेंज इन बेस सीक्वेंस। बेस सीक्वेंस मतलब यहाँ पे छार समझ समझना, जो एक सीक्वेंस होता है, आपने देखा होगा बेस सीक्वेंस का मतलब, या समझ सकते हो जैसे आपने देखा होगा सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ये देखा होगा डीएनए सीक्वेंस में, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी और टी डबल बॉन्ड ए, ऐसा कुछ सीक्वेंस आपने देखा होगा। अगर स्टैंडर्ड डीएनए है तो आपने ये सीक्वेंस हमेशा एक देखा होगा, ठीक है। अगर ऐसे हम बनाए स्टैंडर्ड डीएनए तो एक सीक्वेंस आपको देखने को ही मिलता है। तो ये पूछ रहा है कि जो आपके चेंज इन बेस सीक्वेंस में जो देखने को मिलता है, ठीक है, जो बेस सीक्वेंस में जो ये चेंजेस देखने को मिलते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे जो जी का सी के साथ बॉन्ड है, मैं कह रहा हूं अगर सी टी के साथ जुड़ जाए तो, भाई जी टी के साथ जुड़ जाए तो क्या कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ये हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी ये देखने को मिलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ऐसे एक लाइन है सडन चेंजेस इन जीन, एक एनसीईआरटी का वो लाइन है, सडन चेंजेस इन जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। मतलब आपके जीवन में कभी भी कोई अचानक ऐसा परिवर्तन आता है तो उसे हम बेसिकली कह देते हैं सर ये म्यूटेशन है, हमारे एनवायरमेंटल का असर हमारे ऊपर आ गया है, वो क्या है सर म्यूटेशन कहा जाता है उसे। ब्रीडिंग पता है, ठीक है, जैसे मटर वाला आपको याद होगा, ठीक है, कि भैया एक मटर दो मटर थे, दोनों को जोड़े तो भैया एक मतलब सिकुड़ने वाला मटर बना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, मेंडल लॉ, ठीक है। आइए, अब यहाँ क्लोनिंग क्या होती है, एक आदमी उसके हूबहू बना दिया, रोबोट मूवी देख लो, ठीक है। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन देखो, अब इसमें अगर हम बाइनरी फ्यूजन देखें वो अलग चीज़ है, फ्यूजन देखें और फ्यूजन देखें वो अलग चीज़ है। जैसे ये फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ना। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं, हीलियम। मतलब जो सूर्य की जो रोशनी है, जो सूर्य की जो रोशनी है वो फ्यूजन पे काम कर रही है। तो ये मत सोच लेना कि वो फ्यूजन पे काम कर रही है तभी हमको गर्मी दे रही है ना, हीलियम जुड़ के हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बना रहा है और यही आपके सूर्य की रोशनी में होता है। मतलब सूर्य की रोशनी हीलियम मतलब जुड़ रहा है, तो सर ये फ्यूजन हो रहा है। जैसे आपका एटम बम वो फ्यूजन होता है, उसमें विखंडन होता है, टूटता है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा ये, ठीक। चलिए, कपूर हो गया या नेप्थलीन या शुष्क बर्फ हो गया, ऐसे जैसे किसी भी पदार्थ का नमूना हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद गायब हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे आपने यहाँ लिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैम्फर, कपूर, इसका जवाब दीजिएगा। नेप्थलीन, ठीक है, नेप्थलीन। फिर आप कह सकते हैं ड्राई आइस, ठीक है, ड्राई आइस मतलब आपके बेसिकली इसको सॉलिड CO2 भी आप कह देते हैं, ठीक है, सॉलिड CO2 भी आप कह देते हैं। ये जैसे, अच्छा एक चीज और, आयोडीन ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये आपने लिया, अब ये धीरे धीरे कुछ समय बाद ये क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये किस उदाहरण के तहत होते हैं, सिंपल सी बात है सर, हमने पढ़ा है ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं इसे, जिसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन के नाम से इसे हम जानते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, आपने देखा होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जैसे आप इसका बेहतर उदाहरण आपका डिओड्रेंट, ठीक है, डिओड्रेंट। अब जब प्रेशर से निकालते हो देखो पूरा रूम ऐसे फैल जाता है ना महक, तो डिओड्रेंट। आइए, इवापोरेशन, इवापोरेशन और एक वेपराइजेशन दो शब्द हैं, तो ये समझिएगा। इवापोरेशन आपका बेसिकली एक नेचुरल फेनोमेना है, ठीक है, ये प्राकृतिक फेनोमेना है। कैसे समझो, कभी जैसे गर्मियों में कटोरी में, मग में या किसी बर्तन में आप भगोने में पानी मान लो बाहर रख रहे हो चिड़िया को पीने के लिए, चिड़िया पिए न पिए लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप सूख जाता है वो पानी, जैसे आपका गर्मियों में नदी सूख जाती है ना, वो एक नेचुरल फिनोमिना है। ये किसी भी टेम्परेचर पे आपको देखने को मिल जाएगा, पानी धीरे धीरे भाप बन के उड़ रहा है, और वही आपके बरसात का कारण ही बनता है भाई, अगर देखा जाए प्राकृतिक तरीके से तो। लेकिन जो वेपराइजेशन होता है, वाष्पीकरण अगर हम उसको बोले, तो वेपराइजेशन उसको आप जब तक 100 डिग्री पर नहीं लेके जाओगे वो भाप नहीं बनाएगा। तो वेपराइजेशन इवापोरेशन में अंतर होता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। वेपराइजेशन 100 डिग्री पे ही बनना शुरू होगा, लेकिन इवापोरेशन आपका बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आइए, रेडिएशन, रेडिएशन का सबसे आप उदाहरण एक ऐसे देखते होंगे,
अल्फा बीटा गामा डीके अगर कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस कर रहा है तो उसे हम रेडियो एक्टिव कहते हैं। मतलब उसमें से रेडिएशन तो निकल रहा है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में तो रेडिएशन ही तो निकल रहा है। ठीक है, जैसे आप अगर जाते हैं क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ाया का जैसे आयोडीन का आइसोटोप है, ठीक है, उसका यूज करके इलाज कर देते हैं, तो वो सब क्या वो रेडिएशन के माध्यम से तो पॉसिबल है। ठीक है, चलिए, खासकर कैंसर के इलाजों में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है रेडिएशन का। ठीक है, कहते हैं रेडिएशन थेरेपी कराना होगा आपको, जिसकी वजह से ठीक है तब आपकी जो है जो सेल्स हैं वो डैमेज होंगी, जो खराब सेल्स हैं कैंसर की वो डैमेज हो जाएंगी, मतलब वो बेसिकली सुचारू रूप से सही हो जाएंगी। ठीक है, तो यही तो होता है आपका, रेडिएशन कराते हैं आप। अच्छा, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य की आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मतलब अगर इससे पास की हम चीजें रख दें तो आपको दिखेंगी नहीं, इससे पास की अगर हम चीज वो रख दें तो आपको दिखेंगी नहीं, तो सामान्य दूरी मिनिमम कितनी होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बताइएगा। सबसे आसान क्वेश्चन आज का, बताइए। चलिए देखते हैं। भाई 25 सेंटीमीटर एक ऐसी दूरी है कि यहाँ पे अगर इससे पास में कोई चीज लाओगे तो आपको दिखेगी ही नहीं, कभी नहीं दिख सकती इसके पास की चीजें। ठीक है, अच्छा, इससे संबंधित एक है आपके पावर से संबंधित क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है? पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है? तो याद रखिएगा डायोप्टर होती है। ठीक है? डायोप्टर होती है। ठीक है, आइए। अच्छा, मनुष्य की आंख की जब बात करते हैं कुछ शब्द आपको याद होगा। पहला कॉर्निया जो कि डोनेट किया जाता है, दूसरा आइरिस जो कि रंग के लिए जिम्मेदार है, तीसरा प्यूपिल जो कि आपके कलर के लिए, सॉरी जो ये तो कलर के लिए हो गया, प्यूपिल जो आपके देखे होंगे कि कहते हैं ना जब आप उजाले से अंधेरे में आओ तो आपको अंधेरा दिखने लगता है तुरंत। ठीक है, क्यों? मैंने बोला था कि आपको लाइट एंटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूपिल। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक होता है रेटिना, रेटिना पे क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन होता है। ये कुछ शब्द आपसे पूछ दिए जाते हैं आंखों से संबंधित। ठीक है, आइए। ये सूची 1 है और सूची 2 है, इसको थोड़ा सा मिला लीजिए आप। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप देखो सीधे भी लगा सकते हो, इसका तरीका मैं बता देता हूँ कभी पेपर में आए। रोडेंटिसाइड्स का मतलब होता है कुतुरने वाले, कुतुरने वाले, जैसे चूहा, रोडेंटिसाइड्स होते हैं। चूहे को लिए शब्द यूज किया जाता है रोडेंटिसाइड्स। इसको आप मारते कैसे हैं? चूहे को कैसे मारते हैं? जिंक फॉस्फाइड देके। ठीक है, चूहे को कैसे मारो आप? जिंक फॉस्फाइड देके, ये ले लो आप। ठीक है, तो आप बन गया सी का चौथा। चलो ये ठीक है। अब बात आती है कि सर केवलार, केवलार हमने कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है, कहाँ देखा है? आप कहोगे सर इसको हमने देखा है सिंथेटिक फाइबर में इसका यूज होते हमने देखा है, सिंथेटिक फाइबर इसे कहा जाता है। मतलब ए का दूसरा जहां बैठे, देख लेते हैं अभी। नाइट्रोसेलुलोज, आपने सुना होगा जो एक्सप्लोसिव होता है टीएनटी, ट्राई नाइट्रोसेलुलोज भी होता है। ठीक है, अब ट्राई नाइट्रो टेट्राटोल्विन, ठीक है, आपने ये सारे नाम सुने होंगे। तो जो बेसिकली अगर नाइट्रोसेलुलोज की बात करें तो वो आपके एक्सप्लोसिव में यूज किया जाता है, मतलब डी का पहला, डी का पहला। इसी से आपका आंसर क्लियर हो गया। पेपर में जरूरी नहीं कि आपको सब आता हो, लेकिन अगर कुछ भी आ रहा है तो आप उससे आंसर पकड़ सकते हो कि क्या होगा। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग टेक्सोल होता है आपका, एंटी कैंसर ड्रग के रूप में से जाना जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पेपर में आपके आते हैं। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर को पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है? बताओ भैया, किस थर्मामीटर को पायरोमीटर के नाम से जानोगे? अच्छा चलो मैं एक हिंट देता हूं। जैसे सूर्य की रोशनी आप जो माप रहे हो तो आप कैसे माप पाओगे? अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था अल्फा बीटा गामा डीके रेडियो एक्टिव, ये कैसे पता चल रहा है? सब रेडिएशन रिलीज के कारण ही तो पता चल रहा है। अब सूर्य की रोशनी निकल रही है तो आप रेडिएशन से, उसकी जो रेडिएशन आ रही हैं उसी से तो पता कर पाओगे। ठीक है, तो पायरोमीटर को ही हम अन्य नाम बोलते हैं रेडिएशन थर्मोमीटर के नाम से इसे जानते हैं, रेडिएशन थर्मोमीटर के नाम से इसे हम जानते हैं। आपके याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक।
अच्छा अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, बहुत अच्छा है, समझिए। दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है, दूसरा आर है, जिसमें ठीक है दोनों बताइए, फिर बताना है इसमें करेक्ट कौन सा होगा। पहला, मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल बात सही बात है, भाई सारे विटामिन अगर हमारे शरीर में संश्लेषित होते तो हम बाहर से क्यों विटामिन खाते झूठी का। हमारे शरीर में देखो विटामिन के, विटामिन बी 12, ये तो बनता ही हमारे आंतों द्वारा बनाया जाता है, विटामिन के, विटामिन बी 12। तो भैया ऐसा नहीं है सर, ये लाइन सही है, मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, ये बिल्कुल सही है, यहाँ लिखा है ना, तो ये बिल्कुल सही है, मतलब ए आपका सही है। कारण देखते हैं, ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो हमारा मानव शरीर है सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा जो बॉडी है वो सिर्फ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बना रहा है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं, हम तो बाहर से लेते ही हैं। ठीक है, अगर हम बात करते अमीनो एसिड्स में, अगर वो कहता कि अच्छा 10 एसेंशियल है 10 नॉन एसेंशियल है, तो एसेंशियल जो है हमें बाहर से लेना पड़ेगा, हमारे शरीर में नॉन एसेंशियल वाले ही बनाए जाते हैं, तब ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसाइज ओनली एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर दिया, तो ऐसा नहीं है, बाहर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ना। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा लाइन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है लेकिन आर इसका गलत है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। क्लियर, आइए के डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी भैया, बताओ बताओ, जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किसने दिया था। देखो एक चीज और आता है समझना, जो जो आपके डीएनए की खोज की बात आती है तो एक नाम आता है फ्रेडरिक मिसर, समझिएगा। अगर डीएनए की नॉर्मल पूछ दे कि डीएनए की खोज, तो फ्रेडरिक मिसर, लेकिन जब भी डबल हेलिक्स की बात आ जाए तो याद रखिएगा वाटसन एंड क्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके संश्लेषण की बात आए, संश्लेषण की बात आए तो खुराना जी आप लगा सकते हैं। ठीक है, संश्लेषित की बात अगर आए खुराना जी लगा सकते हैं आप, लेकिन आपसे ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप छोड़िए वो सब चीज़ें, इतना बस याद रखिए कि खोज फ्रेडरिक मिशन ने की थी। अगर डबल हेलिक्स की बात करें, अगर हम सिर्फ बोल दे कि भैया डीएनए की खोज, तो फ्रेडरिक मिसर, अगर बोल दे कि डबल हेलिक्स डीएनए की खोज, तो वाटसन एंड क्रिक ने की थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिए। ठीक है, आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, विटामिन और इसका रिच सोर्स क्या है, ठीक है बताइएगा। विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन ई या विटामिन के, बताओ क्या होना चाहिए। यहाँ देखो मैं तो सीधे बता दूंगा कहाँ पे गलत है, एक पॉइंट आपको पकड़ना है। बताइए, चलिए देखते हैं। भाई मैं तो सीधे बता दूंगा कि सर कॉड लीवर ऑयल जो होता है ना, उसमें विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन डी पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है और फिर विटामिन ए पाया जाता है। और आपको पता है बच्चों के हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, तो ये विटामिन डी आप याद रख लेना और विटामिन ए। तो देखो अब बाकी आंसर क्या है, छोड़ो। विटामिन B2 की बात करें तो ये किसमें, सर यही आपका गलत है, मेल नहीं खाता है पूछा गया तो गलत है। ठीक है, बाकी विटामिन 6 राइस ब्रेन सही है, विटामिन ई व्हीट ग्राम या जितने भी आपके कहते हैं ना अंकुरित अनाज होते हैं उसमें पाया जाता है, विटामिन के अल्फाल्फा में पाया जाता है, विटामिन B2 आपके कॉड लिवर ऑयल, बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, अच्छा विटामिन B2 की बात करें, इसका केमिकल नेम क्या है, तो राइबोफ्लेविन। इससे क्वेश्चन एक आता है, पूछा गया था आपके पीसीएस में भी पूछा गया था कि इससे बीमारी कौन सी होती है, तो याद रखिएगा चिलोसिस, होठों के साइड में ना फट जाता है। ठीक है, चिलोसिस ये बीमारी देखने को आपको ये मिलेगी। सबके नाम भी लिख दे क्या, ठीक है। विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। ठीक है, एंटी स्ट्राइल विटामिन भी कहते हैं इसको। विटामिन के को कहते हैं फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन और
या फिर नेप्थोक्विनोन भी कहते हैं, नेप्थोक्विनोन भी इसे कहा जाता है। विटामिन B6 को पैरिडॉक्सिन कहा जाता है, पैरिडॉक्सिन। ठीक है। इससे एक और बीमारी होती है, B6 की बात करें तो जो सपने जो भूल जाते हैं, देखने के बाद सपने सुबह याद नहीं रहते ना, तो वो होती है आपके विटामिन B6 की कमी के कारण ये देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। हाँ, अब ये बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? बताओ। रीनेटिंग करने से चीज, ठीक है, अच्छा। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लाज्मिड कहते हैं, अच्छा ठीक है। गोल्डन आइज विटामिन ए है, ठीक है, पाया जाता है। ओजोन लेयर, ट्रोपोस्फेयर, तो यही हमको देखो जरूरी नहीं है कि सब कुछ पता रहे, हमें आंसर सही करने आना चाहिए। ठीक है, आओ। ओजोन लेयर अभी हमने क्या बताया, स्ट्रेटोस्फेयर याद होगा आपको, समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब क्या होता है? समताप मंडल के नाम से इसे जानते हैं, समताप मंडल के नाम से इसे जानते हैं। तो यही आपका ये गलत हो गया, मतलब ऑप्शन आपका डी सही कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो गया। आ जाओ। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? अगर आप बराबर पॉलिश किया हुआ चावल खा रहे हो तो आपको एक बीमारी हो जाएगी, उस बीमारी का नाम क्या है? सही, उस बीमारी का नाम क्या है जो आपको उसको खाने से देखने को मिलेगी? बताओ। चलिए भाई, अगर हम बोले तो सिंपल, देखो ये तो आपके आयोडीन की कमी से है, तो इसको तो छोड़ दो, ये हो नहीं सकता। चलो, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से, ये भी काट दो। कलर ब्लाइंडनेस ये जेनेटिक होता है, ठीक है, ये जेनेटिक होता है। ठीक है, रेड ग्रीन का बेसिकली इसमें आपको अंतर पता नहीं कर चल पाता। अच्छा, पेपर में सबसे ज़्यादा फंसाने वाला क्वेश्चन यही दो है। ठीक है, ये होता है, ये डेफिशिएंसी डिजीज है, ये डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं इसे, डेफिशिएंसी डिजीज इसे कहते हैं, इसे कहते हैं जेनेटिक डिजीज, इसे जेनेटिक डिजीज के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, बट वेरी वेरी हालेलुया, वेरी वेरी आप याद रखिएगा, विटामिन B1 की कमी, B1 की कमी। अच्छा, एक चीज और, विटामिन बी, भाई B1 की कमी, और विटामिन B1 को क्या कहते हैं ये भी याद रख लो, विटामिन B1 को कहते हैं थायामीन, या इसको और अच्छे से लिख लो। ठीक है, थायामीन कहते हैं, या थायामाइन भी कह सकते हो आप। इसे कहते हैं सल्फर कंटेनिंग विटामिन, सल्फर कंटेनिंग विटामिन के नाम से इसे हम जानते हैं, सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है, पूछ दिया जाता है तो याद रखो कि थायो जो शब्द है वो इसी से निकल के आया हुआ है। ठीक है, चलिए। अच्छा, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यहाँ बच्चे पेपर में 100% गलती करके आएंगे, क्योंकि उन्हें बस एक ही चीज दिखता है और वो मार के आ जाएंगे और फंस जाएंगे वही। ठीक है, तो चलिए बताइए, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में आपके दिया गया था? चलिए बताइए, होशियार लोग, ये देखते हैं। देखो, पहली बात तो नॉर्मन बोरलॉग को माना क्या जाता है? फादर ऑफ, विश्व की बात करें तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, पहले तो ये याद रख लीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो कुछ बच्चे मारेंगे एग्रीकल्चर, और आपको पता है एग्रीकल्चर में नोबेल पुरस्कार दिया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो उसको साइड कर दीजिएगा, तो इसको पहले ही काट दीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है, बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर इकोनॉमिक्स था या मेडिसिन था या पीस था। ठीक है, अब आता है कि किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, चलो ये हो गया नॉर्मन बोरलॉग। अब बोला जाएगा कि फादर ऑफ, अगर भारत की बात करें, ठीक है, इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में किसे माना जाता है फादर? MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को दिया जाता है या बोला जाता है। ये आपको पीस के लिए जाने जाते हैं नोबेल पुरस्कार, कब? 1970 में, 1970 में पीस के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, एग्रीकल्चर मार देते हैं तुरंत, ये मत मारना, एग्रीकल्चर में दिया ही नहीं जाता। और नोबेल पुरस्कार के बारे में जो डिटेल जानकारी होगी वो आपकी GK की मैम जो है आपको प्रोवाइड करा दिया करेंगी। ठीक है, आइए।
निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण से अधिकतम ऊर्जा होती है? बताओ भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसमें आपकी अधिकतम ऊर्जा देखने को मिलती है, बताइए। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है द मैक्सिमम एनर्जी? चलिए जल्दी से बताइए, एक प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए। बताओ भाई जल्दी से। चलो, कुछ लोग बताएंगे विजिबल, कुछ लोग बताएंगे इंफ्रा। क्या होगा भाई? को ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ गामा की मैं कहीं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, गामा रेस की कहीं बात नहीं है। तो गामा रहता तो मान लो आप थोड़ा दिमाग भी लगाते कि अच्छा सर गामा चलो हम मार देते हैं, क्योंकि इससे पेनिट्रेटिंग पावर उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्या होगा। बताओ भाई। चलिए, अब इसको आप निकालते कैसे, पहले ये समझिएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके इंटर की किताबों में आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है, आप कोई सा भी एग्जाम दे लो। ठीक है, इसमें साइंस आता है तो वो दिखेगा, देखे ऐसे। रामिन विजुअल एक्स गमैको। ठीक है, तो आप इसको हटा लीजिए, इसको हटा लीजिए। ठीक है, रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजिबल। ठीक है, रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजिबल अल्ट्रा एक्स रे और गामा रे। गामा कहीं दिया है? नहीं दिया है। ठीक है, पूछा कि अधिकतम ऊर्जा, जैसे इधर बढ़ते हैं तो ऊर्जा ज्यादा होती है। ठीक है, मैक्सिमम किसकी निकल के आ रही है सर? एक्स रे की निकल के आ रही है। अब बस ये लाइन याद कर लो, रामिन विजुअल एक्स गमैको। तो जब आपको ये पॉइंट अगर याद रहेगा, आप कितना भी फंसे रहोगे तो आपको समझ में आए सबसे कम ऊर्जा रेडियो वेव्स की। ठीक है, फिर माइक्रोवेव्स की, फिर इंफ्रा, फिर विजुअल, फिर अल्ट्रा, फिर आपके एक्सरे, फिर गामा रेस। तो ऑप्शन सीधे सीधे क्या हो जाएगा? आपका एक्स रेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स को याद रखिएगा, एकदम दिमाग में सेट किए रहिए। रामिन विजुअल एक्स को मैं को ये आप रट लीजिए एकदम। निम्नलिखित में से किस अंग को सुई चुभने पर कोई दर्द महसूस नहीं होगा? इसका, हाँ, इसका एक चीज़ और बता दें, इसका बहुत से लोगों ने, आप बहुत जगह प्रैक्टिस सेट में देखेंगे तो उसमें आपके आंसर गलत दिया गया है। ठीक है, आपके ये बेसिकली मैं बता दूं ये क्वेश्चन आया कहाँ था और तब से रिपीट हो रहा है बहुत से एग्जाम में। ये यूपी पीसीएस 2017 में ये क्वेश्चन आया था, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ठीक है, और जो आयोग ने इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है, जो आयोग ने आंसर दिया हुआ है वो इसका दिया हुआ है ब्रेन। तो बहुत लोगों ने इसका आंसर आइज भी डाल रखा है, आई, तो ये मत लगा देना। ठीक है, ये आपके यूपी पीसीएस 2017 में आयोग ने इसको ब्रेन इसका आंसर दे रखा है, तो आप इसको ब्रेन के साथ आप जाएंगे, ब्रेन के साथ आप जाएंगे। और ब्रेन एक ऐसा अंग है, ब्रेन की बात कर रहा हूँ, इधर नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, इधर तो दर्द करेगा ही। ब्रेन हिस्से में आपके सुई जो है आपके, कहते हैं ना, असर नहीं करेगी। ठीक है, कहते हैं ना, नॉट फील एनी पेन, कोई भी असर नहीं करेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ब्रेन लगा के आंख मत लगा देना, आंख में तो दर्द करेगी बेटा। चले, अच्छा एक चीज, आपकी स्किन का वेट जानते कितना होता है? वेट लगभग 7 किलो आपकी स्किन का वजन होता है। लगभग 7 किलो आपकी स्किन का वजन होता है। ठीक है, आइए नॉर्मल एडल्ट की बात कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा है? बताइए, क्वेश्चन को पढ़िएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे? डॉल्फिन, मैं पहले बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को डॉल्फिन, लेकिन डॉल्फिन का दिमाग भैया तेज होता है, ये कह सकते हो आप। ठीक है, लेकिन अगर बात करें किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार के अनुपात में, मैंने बोला कि शरीर के आकार के अनुपात में, मैंने नहीं बोला किसका बड़ा होता है, शरीर के आकार के अनुपात में। तो यहाँ पे बच्चे फंसेंगे और गलत कर देंगे।
चींटी को कभी देखना, उसकी शरीर कितनी बड़ी है, उसका दिमाग आगे का हिस्सा देखना कितना बड़ा होता है उसका। शरीर के अनुपात में दिमाग अगर बड़ा है अनुपात में तो किसका है, तो सर वो चींटी का है। आंट का वो हिस्सा बड़ा है चींटी का, ठीक है, वो चींटी का हिस्सा क्या है, बड़ा है, याद रखिएगा। अच्छा, चींटी की बात करें, चलिए एक हम बात करते हैं लाल चींटी की। लाल चींटी की जब भी हम बात करेंगे इसमें आपको मिलेगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आपको देखने को मिलेगा लाल चींटी में, ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए, अच्छा हाथी जो जो बातें करती हैं वो किस में बात करती हैं, तो याद रखिएगा इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक जो कि 20 डेसिबल से कम, या ऐसे करो डेसिबल नहीं, 20 हर्ट्ज से कम में, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर। हाथी हो, ठीक है, डॉल्फिन, आपके ह्यूमन बीइंग तो भाई आपको पता है क्या होता है भैया, ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में, ठीक है, ये ऑडिबल रेंज होती है आपके ह्यूमन बीइंग्स की। अच्छा, अ मोबाइल फोन चार्जर इज, जो आपका मोबाइल फोन होता है वो बेसिकली क्या होता है, ठीक है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं आप। तो ये एक बताइएगा, तो मोबाइल चार्जर जो आपका होता है वो कैसे काम करता है, बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोबाइल चार्जर कैसे काम करता है, बेसिक का क्वेश्चन है। आप कभी मोबाइल चार्जर अगर आप देखेंगे तो 220 वोल्ट जो होती है उसको सीधे कितने में बदल दे रहा है, उसको 5 वोल्ट में बदल देता है, बदलता है। तो ट्रांसफार्मर भी तो यही काम कर रहा है ना। ट्रांसफार्मर क्या करता है, कम को बढ़ाता है ज़्यादा को कम करता है। तो अगर बात करें चार्जर की, 220 वोल्ट आपके घर में आ रहा है, इसको कन्वर्ट कर दे रहा है 5 वोल्ट में, तो क्या हुआ, स्टेप डाउन हो गया। स्टेप डाउन, ये क्या हो रहा है, हाई को लो में कर दे रहा है, ठीक है। चलो, अब एक क्वेश्चन आता है कि रेक्टिफायर क्या होता है, बता सकते हो रेक्टिफायर क्या होता है। देखो, एक इन्वर्टर पूछा जाता है, ये क्या करता है, ये डीसी को एसी में बदलता है। और जो रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर जैसे लैपटॉप का चार्जर आप रखे हो, लैपटॉप का चार्जर एसी आ रहा है और डीसी आपको दे रहा है, बैटरी भाई बैटरी में लगा रहे हो ना लैपटॉप में, तो एसी टू डीसी देने का कार्य करता है, ये पूछ दिया जाता है, ठीक है। यूपीएस भी तो एक क्या इन्वर्टर जैसा ही तो काम करता है, ठीक है। आप जो बैटरी स्टोर होती है डीसी, उसको एसी में बदल के आपको चलवाता है। चलो, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल मौजूद हैं, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल्स कंटेन्स ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स, किसमें सभी अमीनो एसिड्स मिलेंगे, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लगाओगे, पहले अमीनो एसिड समझते हैं। अमीनो एसिड्स जब मिलते हैं तब ये बनाते हैं आपके पॉलीपेप्टाइड, फिर आगे मान लो ये प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। टोटल अमीनो एसिड की संख्या होती है 20। 20 दो भागों में बटे होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल जिसे आवश्यक कहते हैं, एक होते हैं नॉन एसेंशियल जिसे हम कहते हैं अनावश्यक, ठीक है, या जिसकी जरूरत न है। अब जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो हमारे शरीर में बनते हैं, शरीर में उत्पादन या शरीर में बनते हैं, तभी तो नॉन एसेंशियल है, नहीं रहेगा तो भी काम चल जाएगा क्योंकि शरीर बना रही है। एसेंशियल बाहर से लेना पड़ता है, बाहर से लेने की जरूरत, ये याद रखिए, बाहर से लेने की जरूरत, और ये शरीर में ही बनते हैं। तो ये बेसिकली आज आपकी क्लास थी। टोटल 21 शुभ क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना, 21 एक होता है शुभ अंक। तो इसी तरह मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मज़े में रहिए, खूब खुश रहिए। थैंक यू टू ऑल।